Hello and welcome everyone to the YouTube channel Philosophy Simplified. सो कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी सीरीज से जो थिंकर आज हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगे विटिंगस्टीन। विटिंगस्टीन्स मतलब एक एनालिटिक फ़िलासफ़र्स हैं और इनको लॉजिकल पॉजिटिविज्म में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो क्यों दी जाती है? ट्रैक्टेटस लॉजिको-फिलोसॉफिकस का जो कंक्लूज़न था ना, जो लास्ट चैप्टर था, मतलब वहाँ पे इन्होंने एक टॉपिक डिस्कस किया था, लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसे वो ट्रांसडेंडल कहते हैं। बेसिकली वहाँ पे मेटाफिजिक्स डिस्कस कर रहे थे, जहाँ फिलॉसफी डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पे ये बताते हैं कि फ़िलासफ़ी की कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि फ़िलासफ़ी हमारी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है लाइफ की, वहाँ उनको सॉल्व करने में हेल्प नहीं करती है, इसलिए फ़िलासफ़ी यूज़लेस है। तो उसी वजह से लॉजिकल पॉसिबिलिस्ट इनको कंसीडर किया जाता है, जहाँ उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इनकी हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम देखते हैं इनका क्या मतलब कंट्रीब्यूशन है फ़िलासफ़ी में। तो ये ग्रैंडसन थे एक जूइश लैंड एजेंट के, क्लियर, और बेटे थे एक स्टील मिलोनियर के, क्लियर। और ये जो 9 भाई बहन थे और इनका बर्थ हुआ था 26 अप्रैल 1889 को बाइना में, ऑस्ट्रिया में। ये जो अपने हिटलर थे, एडोल्फ हिटलर, इनके कंटेम्प्रेरी हैं। यंगर एज में ये शोपेनहावर से जो उसका आइडियलिज़म है उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड थे, और इन्होंने जो अपनी स्टडीज़ हैं इंजीनियरिंग में की थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो बर्लिन से कंप्लीट की थी। और 1908 में जो मैनचेस्टर में चले जाते हैं, जहाँ पे जो इंग्लैंड में रिसर्च करने के लिए एरोनॉटिक्स पे, क्लियर। वहीं पे इनका जो इंटरेस्ट है डेवलप होता है लॉजिक में। एरोनॉटिक्स में इनको मैथमेटिक्स डील से ज़्यादा इनकी डीलिंग बढ़ जाती है, और वहीं पे जो मैथमेटिक्स के फाउंडेशंस है लॉजिक, तो उसमें इनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। और वो इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद इनको मौका मिलता है गॉटलिब फ्रैगे से मिलने का, क्लियर, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न लॉजिक कंसीडर किया जाता है। और फ्रैगे इनको सजेस्ट करते हैं कि वो बर्टन रसल से मिलें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके, जहाँ पे जाते हैं और बर्टन रसल और जी.ई. मूर, जॉर्ज एडवर्ड मूर के साथ एक काम करते हैं वहाँ पे। इतने में जो वर्ल्ड वार है 1914 में, वो ब्रोक आउट हो जाती है और ये ऑस्ट्रियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं वॉलंटरली, क्लियर। और जो अपनी रिसर्च कैम्ब्रिज में इनकी चल रही होती है लॉजिक के ऊपर, वो छोड़ देते हैं वहीं पे। ये प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाते हैं, और उसी टाइम पे ये बुक लिखते हैं ट्रैक्टेटस लॉजिको-फिलोसॉफिकस 1918 में, क्लियर। फिर ये बुक जो है ये बेच देते हैं रसल को, और रसल इसको पब्लिश करते हैं 1922 में। जर्मन में लिखी गई थी, तो बाद में इसको इंग्लिश में पब्लिश किया था, जिसकी इंट्रोडक्शन रसल ने खुद लिखी थी। ट्रैक्टेटस लॉजिको-फिलोसॉफिकस लिखने के बाद ना विटिंगस्टाइन को ऐसा लगना शुरू हो गया कि जैसे उसने फ़िलासफ़ी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं, और उसने डिसाइड किया कि वो फ़िलासफ़ी छोड़ देगा। उनके फ़िलासफ़र्स जैसे फ्रैगे, रसल्स, जहाँ हम मूर की बात करें, इन लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे थे इतने बड़े लेवल पे, तो उनके साथ काम करने के बावजूद भी इसको लगा कि फ़िलासफ़ी मतलब उसको हम एक टीचिंग प्रोफेशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है जो हम कर सकते हैं, या जो हमारा जो नॉलेज है उसको फर्दर एडवांस करे, नहीं है कि जो हम दूसरों को पढ़ा सकते हैं, जैसे सिखा सकते हैं। तो ऑस्ट्रिया में, रूरल ऑस्ट्रिया में एज ए टीचर ज्वाइन करते हैं एलिमेंट्री स्कूल में। 1929 में ये फिर से कैम्ब्रिज जाते हैं वापस, और जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है, फ़िलासफ़िकल इन्वेस्टिगेशंस, जो नेचर ऑफ फ़िलासफ़िकल प्रॉब्लम्स में है ना, वहाँ पे फिर से शुरू कर देते हैं और उनके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन रेज करके। 1939 में ये प्रोफेसर बनते हैं देन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इन पे इनकी जो फ़िलासफ़िकल पोजीशन है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू अर्ली पीरियड्स। इन थे मतलब काफ़ी चेंज हो चुके थे फ़िलासफ़िकल प्रॉब्लम्स को लेके, जो शुरुआत में थे जब इन्होंने ट्रैक्टेटस लॉजिको-फिलोसॉफिकस लिखी थी। 47 में ये रिज़ाइन कर देते हैं अपनी जॉब से, और अब फोकस करते हैं अपनी राइटिंग्स पे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं। 51 में इनकी डेथ हो जाती है। तो पहले इनके हम वर्क्स ही देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क इनके हैं। इनके जो बुक्स हैं वो इस तरह से हैं। अब जैसे हम बात करें, जो इन्होंने बुक जो इनके होते लाइफ में जो पब्लिश हुई थी इनके होते हुए, वो थी सिर्फ ट्रैक्टेटस लॉजिको-फिलोसॉफिकस। बाकी जो सारी बुक्स हैं वो पोस्टहमसली, मतलब आफ्टर इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, क्योंकि उन्होंने एंड में लिखना शुरू किया था लाइफ के, तो ये बुक्स को पब्लिश नहीं कर पाए थे। तो मतलब एक ही बुक को इन्होंने पब्लिश किया था खुद, दैट इज़ ट्रैक्टेटस लॉजिको-फिलोसॉफिकस। बाकी वो काफ़ी जो मटीरियल है लिख के छोड़ गए थे, काफ़ी ज़्यादा, और वो इस तरह से है। एक है द ब्लू बुक, द ब्राउन बुक। फिर जो 1914 से लेके 1916 जो वर्ल्ड वार जब हुई थी, उस टाइम पे इन्होंने जो नोट्स लिखे थे अपने, उसको नोटबुक में पब्लिश किया गया था। दैन फ़िलासफ़िकल इन्वेस्टिगेशंस, क्लियर। और फिर फ़िलासफ़िकल रिमार्क्स, फ़िलासफ़िकल ग्रामर,
philosophical occasions, remark on the philosophy of psychology, on certainty, Jattal, culture and value, De La Certitude and Prospectus. ये बुक्स हैं इनके जो फेमस वर्क हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रो में इसको क्या है कि अगर हम विटिंगस्टाइन को देखें ना, मतलब एज ए फ़िलासफ़र, बीइंग ए फ़िलासफ़र्स, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ पीरियड इनका रहा है। क्योंकि जैसे हमने देखा था एंशिएंट फ़िलासफ़ी में, हम देखते हैं मेडिवल में कि प्लेटो ने दी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और एरिस्टोटल आते हैं उसको थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करके देते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड मैटर। क्लियर? मतलब एक फ़िलासफ़र ने दूसरे फ़िलासफ़र की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया और वही सेम चीज़ ना विटिंगस्टाइन में देखने को मिलती है। यही वजह है कि विटिंगस्टाइन को ना दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है जब भी देखा जाता है, अर्ली विटिंगस्टाइन एंड लेटर विटिंगस्टाइन्स। तो आज के लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो सिर्फ अर्ली विटिंगस्टाइन को कवर करेंगे। दैट इज़ हम ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसफिकस को डिस्कस करने वाले हैं। हम जो फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन है जिसको हम लेटर विटिंगस्टाइन बोलते हैं, जहाँ पे इसकी जो फिलोसफिकल कंसेप्ट से किस तरह से चेंज हुए हमने देखा जब ये कैम्ब्रिज में वापस गए थे। मतलब दोनों जगह पे ना फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन में विटिंगस्टाइन की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट थी, और अगर हम लॉजिकल ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसफिकस देखें वहाँ पे जो अप्रोच है बिल्कुल डिफरेंट थी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जो बेसिक दो थ्योरीज हम डिस्कस करने वाले हैं, पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग एंड जूज थ्योरी ऑफ मीनिंग। तो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग्स जो दी थी विटिंगस्टाइन ने, वो कब दी थी? जब उसने फर्स्ट वर्क जो लिखा था ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसफिकस। तो मतलब अर्ली विटिंगस्टाइन में विटिंगस्टाइन ने जो थ्योरी दी थी दैट इज़ पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग। और अगर लेटर विटिंगस्टाइन की बात करते हैं वहाँ पे जो थ्योरी इनकी इमर्ज होकर सामने आती है दैट इज़ जूज थ्योरी ऑफ मीनिंग्स। तो मतलब काफ़ी डिफरेंसेस हैं। ये शुरू करते हैं पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो याद रखनी है वो कि ये एनालिटिक फ़िलासफ़र है। एनालिटिक फ़िलासफ़र का मतलब क्या था? ये कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़ी है और एनालिटिक फ़िलासफ़र्स क्या कर रहे थे? एनालिसिस कर रहे थे। एनालिसिस किसका कर रहे थे? लैंग्वेज का। तो यही वजह है इनको क्या बोला जाता है? लिंग्विस्टिक फ़िलासफ़र्स। लैंग्वेज का एनालिसिस क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग्स ये था कि जो फ़िलासफ़िकल प्रॉब्लम है वो अराइज ही क्यों होती हैं? क्योंकि हम जो लैंग्वेज है उसका इनएप्रोप्रिएट यूज़ करते हैं। अगर कहा था फ़िलासफ़िकल प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन लैंग्वेज गोज़ ऑन हॉलीडेज़, इस तरह से कहते हैं। क्लियर? कि फ़िलासफ़िकल प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन लैंग्वेज गोज़ ऑन हॉलीडेज़। एनालिटिक फ़िलासफ़ी में लिंग्विस्टिक एनालिसिस हो रहा था और लिंग्विस्टिक एनालिसिस उनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम लैंग्वेज का प्रॉपर एनालिसिस करें तो आधे से ज़्यादा जिनको हम फ़िलासफ़िकल प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं वो प्रॉब्लम है ही नहीं है। वो प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्टिव लैंग्वेज। तो फर्स्ट थ्योरी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग, जिसको डिस्कस किया गया था ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसफिकस में। इस तरह से हमने देखा विटिंगस्टाइन ने रसल को, मूर को मतलब जो लिंग्विस्टिक एनालिसिस है वो करते हुए देखा है। इस तरह से जो विटिंगस्टाइन है वो भी जो लैंग्वेज है और उसका जो रिलेशन है वर्ल्ड के साथ मीनिंग एमर्ज होकर सामने आता है उसको वो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या है। क्योंकि अगर हम बात करें, हम वर्ल्ड को, रियलिटी को किसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं? लैंग्वेज के थ्रू। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो वर्ल्ड कुछ भी नहीं। सेंट्रल एम था ट्रैक्टेटस लिखने के पीछे वो ये था कि वो जो रियल सेंस में इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि लैंग्वेज क्या है, वो फंक्शन कैसे करती है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, कि एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए। तो लैंग्वेज के इस सेंस को, उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करनी है तो वो बोलते हैं ये पॉसिबल है थ्रू लॉजिक। फंक्शन को, उसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि लैंग्वेज कैसे हमारी हेल्प करती है जो वर्ल्ड को समझने में। यही वजह है कि विटिंगस्टाइन क्या मानते हैं कि जो फिलॉसफी है वो बेसिकली क्या है? लैंग्वेज का क्रिटिक है। हम लॉजिकल एनालिसिस करते हैं लैंग्वेज का। सारे लॉजिकल जो एक्सप्रेशंस हैं, क्लियर, लॉजिकल लिंग्विस्टिक जो एक्सप्रेशंस हैं उनका लॉजिकल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। विटिंगस्टाइन फिलॉसफी ट्राइज टू आइडेंटिफाई द एसेंशियल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर विच इट शेयर विद द वर्ल्ड एंड विद अवर थॉट्स। क्लियर? अब बेसिकली व्हेन एवर वी स्पीक, वी एक्सप्रेस, तो वो जो हम जो एक्सप्रेस करते हैं, जब हम बोलते हैं कुछ भी, वी आर एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स। और थॉट को हम किसकी मदद से एक्सप्रेस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशंस। फिलॉसफी में हम क्या कर रहे हैं? लिंग्विस्टिक एनालिसिस कर रहे हैं। मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। तो मतलब जिस चीज़ को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसकी बात भी नहीं कर सकते, तो इसको बड़े उन्होंने ढंग से कहा हुआ है कि वेयर ऑफ वन कैन नॉट स्पीक देयर ऑफ वन मस्ट रिमेन साइलेंट, कि जहाँ हम बोल नहीं सकते हैं वहाँ हमें चुप रहना चाहिए। इनका क्या मानना है कि जब हम लैंग्वेज का एग्जामिनेशन करते हैं ना तो वहाँ पे एक जो फैक्टर रिवील होता है वो सामने ये निकल के आता है कि अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो जो लैंग्वेज है उसका जो काफ़ी मिसलीडिंग स्ट्रक्चर है, क्लियर, प्रेपोजिशंस का।
इसका स्ट्रक्चर मिसलीडिंग होगा तो जो हम थॉट एक्सप्रेस करेंगे वो भी ऑटोमेटिकली क्या होंगे, मिसलीडिंग। वैसे ही जैसे अगर हम गलत कपड़े पहन लें तो हम जोकर लगेंगे ना, उसी तरह से अगर हम गलत लैंग्वेज पहन लें तो जो हम अपने थॉट एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे हम जो रियलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो पिक्चराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, वो भी क्या होगी, गलत ही। फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स राइज ही क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम लैंग्वेज को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, प्रेपोजिशंस का इनअप्रोप्रिएट यूज़ कर रहे हैं, गलत यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो यही वजह है कि वो क्या करते हैं, क्रिटिक करना शुरू कर देते हैं लैंग्वेज का, कि जो लैंग्वेज का एक प्रॉपर एनालिसिस चाहिए। एनालिसिस करेंगे तो तभी जो है वो रियल लॉजिकल स्ट्रक्चर जो लैंग्वेज का वो निकल के सामने आएगा और जो हेल्प करेगा हमें एक्यूरेट वे में वर्ल्ड को, रियलिटी को अंडरस्टैंड करने में। So Wittgenstein demonstrated that philosophy does not and cannot deal with the so-called problem of life. Clear? मतलब वो क्लियरली कहते हैं कि जो फिलॉसफी है वो जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में कोई हेल्प नहीं करती है। then develop his transcendentalisms, primarily by referring it to the metaphysical self, which is the limit of the world and not a part of it. His transcendentalism also mention about the domain of silence, which is extremely important aspect of his early thoughts. क्योंकि इंसान की लिमिट कहाँ है, लैंग्वेज तक, और लैंग्वेज के थ्रू ही हम वर्ल्ड को एक्सप्रेस करते हैं। बट जो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है वो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, और उसको वो बोलते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म्स, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते और जहाँ पे हमें चुप रहना चाहिए, चुप रहना पड़ता है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू विटिंगस्टाइन जो फिलॉसफी है कोई थ्योरी नहीं है, रैदर फिलॉसफी एक एक्टिविटी है जिसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है लैंग्वेज का क्रिटिक। क्लियर? क्रिटिसाइज करना, उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस करते हैं तो उसके जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का वो सामने आता है। उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर सामने आता है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे जो थॉट का लॉजिकल स्ट्रक्चर है और जो वर्ल्ड का लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो भी समझ में आता है। विटिंगस्टाइन दिल इज ए क्लोज कॉरस्पॉन्डेंट्स, मतलब एक बड़ा इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप है तीनों के बीच, लैंग्वेज और थॉट और वर्ल्ड के बीच। तो मतलब जो सारी पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है ना वो तीनों के आगे पीछे बिल्ड की गई है, लैंग्वेज, थॉट एंड वर्ल्ड। बेसिकली वर्ल्ड जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं ना, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं थ्रू प्रेपोजिशंस। टू विटिंगस्टाइन जो प्रेपोजिशंस हैं दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। प्रेपोजिशन है उसकी ट्रूथ वैल्यू दूसरी प्रेपोजिशन पे डिपेंड नहीं करेगी, रादर देन इट डिपेंड ऑन द वर्ल्ड। मैं ट्रू है फॉल्स है, इट इज डिटरमाइंड बाय द वर्ल्ड प्रेपोजिशंस। टू विटिंगस्टाइन द वर्ल्ड इज टोटलिटी ऑफ फैक्ट एंड नॉट थिंग्स। क्लियर? तो ये पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है कि जो वो वर्ल्ड को क्या बोल रहा है, टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स नॉट थिंग्स। तो मतलब हमने वर्ल्ड को लिंग्विस्टिक मैनर्स में देखना है, लैंग्वेज के रिलेशन में देखना है। तो जब हम वर्ल्ड को लैंग्वेज के रिलेशन में देखेंगे, लैंग्वेज को सेंटर में रख के देंगे, तो इट इज़ कंसिडर्ड टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स नॉट थिंग्स, बिकॉज लैंग्वेज हैज़ नथिंग टू डू विद द थिंग्स। ट्रैक्टेटस की बात करें तो ट्रैक्टेटस बिगन्स विद द प्रेपोजिशन दैट वर्ल्ड इज ऑल दैट इज द केस, कि दुनिया ही है जो है, विच इज़ फॉलोड बाय अनदर वन, द वर्ल्ड इज़ ए टोटलिटी ऑफ फैक्ट एंड नॉट ऑफ थिंग्स। क्लियर? इस तरह से हैं दोनों। मतलब विटिंगस्टाइन का जो वर्ल्ड है ना वो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, जहाँ जो हम एम्पिरिकल वर्ल्ड है वो नहीं है, उसके बियॉन्ड वो जाता है, ज़्यादा लॉजिकल पॉसिबिलिटीज जो हैं, जिसको वो कहता है स्टेट ऑफ अफेयर्स, फैक्ट एंड एटॉमिक फैक्ट्स। To him the world is facts in logical space, which is totality of existent atomic fact. एटॉमिक फैक्ट की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, जो एटॉमिक फैक्ट है वो मटेरियल नहीं है, रादर दैन वो लॉजिकल हैं। लैंग्वेज को देखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है फिलोसफिकली। क्लियर? एनालिसिस हो रहा है और वो सेंट्रल पॉइंट भी यहाँ पे लैंग्वेज रहेगी। और लैंग्वेज की अगर हम बात करें, लैंग्वेज इज़ द डोमेन ऑफ प्रेपोजिशंस, है ना, एंड अकॉर्डिंग टू विटिंगस्टाइन देयर आर फंडामेंटली 2 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। क्लियर? तो वहाँ पे मतलब लैंग्वेज जो थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेपोजिशंस के, और प्रेपोजिशंस जो है 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो वो प्रेपोजिशंस होती हैं जो मतलब सारे स्टेट्स ऑफ अफेयर है ना, जितने भी वो सब पे इक्वली ट्रू होती हैं, जिसको हम टाटोलॉजिकल प्रेपोजिशंस बोल सकते हैं। और दूसरी वो होती हैं जो रियलिटी की पिक्चर है एक्चुअल में। क्लियर? जैसे हम वो कॉन्टिंजेंट प्रेपोजिशंस। मैथमेटिक्स की बात करें तो वो जो 2 + 2 4 है, 5 × 2 10 है। सो मतलब ये जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं सारी क्या हैं, ट्रू इन ऑल पॉसिबल स्टेट ऑफ अफेयर्स, चाहे वो लॉजिक की बात करें चाहे प्योर मैथमेटिक्स की बात करें, इनको बोलते हैं टाटोलॉजिकल प्रेपोजिशन। और ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें की इन्फॉर्मेशन आती है। बेसिकली अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, इट गिव्स अस नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, बट व्हेन इट कम्स टू द सेकंड टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, दैट इज कॉन्टिंजेंट प्रेपोजिशंस, जहाँ पे हम पिक्चर ऑफ जो रियलिटी है वो हमारे सामने आती है, जहाँ पे हम वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, दे आर आइदर ट्रू और फॉल्स एंड वी कंपेयर देम विद रियलिटी।
समथिंग अबाउट द वर्ल्ड। क्लियर। तो जैसे फर्स्ट जो टाइप्स है प्रपोजिशन की, उसमें हमें वर्ल्ड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, और वो जितने भी स्टेट ऑफ अफेयर्स होते हैं वो सबके लिए ट्रू होती हैं, तभी उनको टोटोलॉजिकल बोला जाता है। और सेकंड है कॉन्टिजेंट प्रपोजिशंस, अफेयर्स पे डिपेंड करेगा कि वो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। बेसिकली लैंग्वेज जो है इट डिपिक्ट रियलिटी बाय वर्च्यू ऑफ शेयरिंग ए लॉजिकल फॉर्म इन कॉमन विद रियलिटी। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे एक पिक्चर है आपके पास, फोटो एक आपके पास, जहाँ पे सनसेट हो रहा है। क्लियर। एक्चुअल में सनसेट हो रहा है, मतलब सूर्य डूब रहा है, शाम का टाइम है, और एक आपके फ़ोन में फ़ोटो है। अब जो फ़ोन में फ़ोटो है वो क्या कर रहा है, पिक्चराइज कर रहा है ना सेम चीज़ को। उसी तरह से लैंग्वेज काम करती है। जब आपको स्टेटमेंट देते हैं ना, तो वो सेम स्टेट ऑफ अफेयर को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं आप। एक सनसेट और सनसेट की फ़ोटो दोनों में क्या है, रिसेम्बलेंस है। उसी तरह से जो प्रपोजिशंस हैं और जो प्रेजेंट कर रहा है, वो भी दोनों सेम लॉजिकल फॉर्म शेयर कर रहे हैं। इसी स्टेटमेंट देता हूँ, देयर इज़ एलिफेंट इन दिस रूम, देयर इज़ अ ट्री इन द यार्ड। तो वो स्टेटमेंट अगर तभी ट्रू होगी अगर सेम सच में आपके बैकयार्ड में प्लांट है, जहाँ मेरे रूम में सच में इस वक्त एलिफेंट हैं, तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, फॉल्स। जी ना, उसकी ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करेगी स्टेट ऑफ अफेयर्स पे। अगर मैंने जैसे बोला देयर इज़ ए ट्री इन द यार्ड, तो अगर वहाँ पे ट्री नहीं है, दैट मीन्स क्या हुआ कि जो प्रपोजिशन है वो एक्यूरेटली पिक्चर नहीं कर रही है वर्ल्ड को। अगर मेरे रूम में एलिफेंट नहीं है, तो जो मैंने स्टेटमेंट दी थी देयर इज़ एलिफेंट इन दिस रूम, इन माई रूम, तो मतलब जो मेरी प्रपोजिशंस है जो मैंने स्टेट की थी वो पिक्चर वर्ल्ड को पिक्चराइज नहीं कर पा रही है। देखा जाए तो जो प्रपोजिशंस हैं दैट रिप्रेजेंट द वर्ल्ड। प्रपोजिशन का प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड थ्रू पिक्चर्स। तो यही वजह है थ्योरी का नाम क्या रखा गया है, पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग। दैट मीन्स लैंग्वेज पिक्चर द रियलिटी। देयर इज एलिफेंट इन दिस रूम, देयर इज प्लांट इन द यार्ड। पोजिशंस हैं, अगर स्टेट ऑफ अफेयर्स सेम हुए, जैसा हमने स्टेटमेंट दी है वैसा ही अगर स्टेट ऑफ अफेयर हुआ तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं हुआ तो फॉल्स होगा। तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड को तो हम इसी के थ्रू समझ रहे हैं ना, जैसे बर्कले बोलता है टू बी इज़ टू बी परसीव्ड। अगर मैं देख रहा हूँ चीज़ें हैं, अगर मैं नहीं देख रहा चीज़ें नहीं हैं। तो अगर मैं लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा हूँ, अगर सेम स्टेट ऑफ अफेयर है जैसा मैंने डिफाइन किया तो वो ट्रू है, अगर सेम नहीं है तो वो फॉल्स है। इट्स वेरी सिंपल। हम लैंग्वेज की बात करें, क्लियर। लैंग्वेज में क्या है, हमारे पास नाम होते हैं विच स्टैंड फॉर द ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। कोई भी एप्पल है तो एप्पल स्टैंड फॉर समथिंग, है ना, नाम होता है ना। उसका मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है इस दुनिया में, जैसे एप्पल है, एप्पल क्या एक नेम है, तो एप्पल एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस दुनिया में है। उसी तरह है ना, वो क्या है, मीनिंग है उस वर्ड का। इसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं उसका रिलेशनशिप बिटवीन नेम एंड ऑब्जेक्ट्स विच इज़ प्रिसाइजली द फिर्म फाउंडेशन फॉर मीनिंगफुलनेस which Wittgenstein is anxious to establish। एप्पल मेन एप्पल ही होना चाहिए, फिजिकल एप्पल, है ना, एक मतलब यूनिक ऑब्जेक्ट जो है, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। और अगर ऑरेंज है तो उसका स्पेसिफाइड नेम होना चाहिए, ऑरेंज ऐसा होगा। स्पेसिफाइड नेम है, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट है, तो फिर एम्बिग्यूटी नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा मैं बोल रहा हूँ पास द माउस, आपने मुझे लैपटॉप का माउस पकड़ाने के बजाय कंप्यूटर का माउस पकड़ाने के बजाय रियल माउस दे दिया, तो वो क्या है, एम्बिग्यूटी। तो वैसा नहीं होना चाहिए, तो एम्बिग्यूटी के चांसेस रहेंगे। जो नेम और ऑब्जेक्ट है इनका जो रिलेशन है, दिस इज़ द वेरी फाउंडेशन ऑफ पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग। क्लियर। जो आपको सामने नज़र आ रहा है, एक कैट है, एक मैट है, और एक कैट मैट पे बैठी हुई है। ये पूरा क्या है, स्टेट ऑफ अफेयर इन विटिंगस्टाइन लैंग्वेज। क्या है पूरा स्टेट ऑफ अफेयर्स। एटॉमिक फैक्ट क्या है, कैट, जब उसको एटॉमिक फॉर्म है, दिस इज़ कैट, दिस इज़ मैट, दिस कैट सेट ऑन द मैट। ये सारे अगर हम इनको सेपरेट करके देखेंगे वो क्या है, एटॉमिक फैक्ट्स। और अगर हम पूरे को एक साथ देखेंगे वो क्या है, स्टेट ऑफ अफेयर। हम स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी प्रपोजिशंस देते हैं, द कैट सेट ऑन द मैट, भी बेसिकली क्या है, पूरी एक पिक्चर है जो एक स्टेट ऑफ अफेयर को डिफाइन करने की कोशिश कर रही है। कल यहाँ पे सिर्फ मैट होता हमारे पास, मैट के ऊपर कैट नहीं होती, जहाँ कैट मैट के ऊपर डॉग होता, तो मैं स्टेटमेंट पास करता द कैट इज़ ऑन द मैट, देन वो स्टेटमेंट क्या होती, फॉल्स। बाय बिकॉज मैं लैंग्वेज के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उसको एक्चुअल में रिप्रेजेंट नहीं कर रही, रियलिटी में वो केस नहीं है, जो स्टेट ऑफ अफेयर है वो वैसा नहीं है, तो वो क्या होगी, एकदम फॉल्स। प्रपोजिशन होती है, उनकी जो ट्रूथ वैल्यू होती है, कौन सी प्रपोजिशन, कॉन्टिजेंट प्रपोजिशंस, दैट डील्स विद वर्ल्ड, दैट डील्स विद रियलिटी। क्योंकि जो अदर टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन हमने देखी, टोटोलॉजिकल्स, जो सारे स्टेट्स ऑफ अफेयर में ऑलवेज ट्रू होती हैं, तो उनका वर्ल्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है।
तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टिजेंट प्रपोजिशन दैट आर समटाइम ट्रू समटाइम फॉल्स, और वो किस पे डिपेंड करता है सारा प्रपोजिशंस का, स्टेट ऑफ अफेयर के साथ। अफेयर के साथ वो कॉरस्पॉन्डेंस में होगी तो वो ट्रू होगी, अदरवाइज वो फॉल्स होगी। तो जो पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग है सिर्फ हमें जो लैंग्वेज है, जो प्रपोजिशन उसका नेचर और स्ट्रक्चर समझने में हेल्प नहीं करती हैं, रैदर हमें जो लैंग्वेज की लिमिट्स हैं क्लियर, उसके लिए भी हमें अवेयर करवाती हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रपोजिशंस हैं दैट प्रेजेंट द बोथ एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक फैक्ट्स। जैसे हमने बोला देयर इज कैट सैट ऑन द मैट, और अगर बैठी है बिल्ली मैट के ऊपर तो वो ट्रू है, अगर वो नहीं है तो फॉल्स है। मतलब अगर स्टेट ऑफ अफेयर एग्जैक्टली वैसा है जैसे प्रपोजिशन में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो वो एग्जिस्टेंट होगा। अगर स्टेट ऑफ अफेयर ऐसा नहीं है, मैंने बोला देयर इज ए प्लांट इन द यार्ड, अगर प्लांट वहाँ पे है ही नहीं यार्ड में तो वो क्या हो गया, नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, तो वो क्या हो गया। ये एमर्ज होता है कि लैंग्वेज जब प्रपोजिशंस के थ्रू हम जो भी एक्सप्रेस करते हैं ना, वो सारा ट्रू नहीं होता है या सारा फॉल्स नहीं होता है। इट एक्चुअली डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ अफेयर्स, डिपेंड ऑन एटॉमिक फैक्ट्स। हमारी जो सेंसिबल प्रपोजिशंस हैं दे आर आइदर ट्रू और फॉल्स, क्लियर, और डिपेंडिंग वेदर दे कॉरस्पॉन्ड टू एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर और नॉट। अगर वो कॉरस्पॉन्डिंग में सेम हुआ, देयर इज एलिफेंट इन दिस रूम, यस, अगर एलिफेंट है तो वो ट्रू है, अगर एलिफेंट नहीं है तो वो फॉल्स है। और वो प्रपोजिशंस जो वर्ल्ड को पिक्चराइज नहीं करती है उनको ना ही ट्रू कंसिडर किया ना जाता ना ही फॉल्स, रैदर वो क्या है, नॉनसेंस, जैसे लॉजिकल पॉजिटिविज्म में क्लेम किया जाता है। तो यही वजह है कि विटगेनस्टाइन को लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कंसिडर किया जाता है। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि लैंग्वेज की भी क्या अपने लिमिट्स हैं, क्लियर। तो विटगेनस्टाइन बटले सिंपल वर्ड्स में कहते हैं लिमिट्स ऑफ माई लैंग्वेज मीन्स लिमिट ऑफ माई वर्ल्ड। एक्जैक्टली बर्कले जैसा ही हो गया अब। टू बी इज़ टू बी परसीव्ड, लिमिट ऑफ माई लैंग्वेज मीन्स लिमिट ऑफ माई वर्ल्ड, सेम डिटो। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरी दुनिया उतनी ही बड़ी है, बर्कले ऐसे कहते हैं ना। तो विटगेनस्टाइन भी सेम कह रहे हैं कि जिस चीज़ को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ थ्रू प्रपोजिशंस वो स्टेट ऑफ अफेयर ट्रू है, जिसको मैं स्टेट ऑफ अफेयर को मैं डिफाइन नहीं कर सकता वो क्या है, फॉल्स है, नॉनसेंस है। ऐसे वो कौन से डोमेन है, वो है मेटाफिजिकल डोमेन, जिसको हम बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कॉरस्पॉन्डिंग पिक्चर्स हम नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने बोल तो दिया गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, कहाँ से लाऊंगा, मैंने बोला था कैट सैट ऑन द मैट, वो तो स्टेट ऑफ अफेयर पॉसिबल है ना, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड वो तो पॉसिबल ही नहीं है स्टेट ऑफ अफेयर, क्लियरली क्या हो जाएगी, मीनिंगलेस। ओमनी प्रेजेंट जो है वो फेल टू पिक्चराइज द स्टेट ऑफ अफेयर्स और एटॉमिक फैक्ट, बट कैन नॉट बी पिक्चर्ड। तो मतलब कौन सी चीज़ है जिसको हम पिक्चराइज नहीं कर सकते, जिसको हम लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो अगर हम विटगेनस्टाइन की बात करें, सिर्फ जो कॉन्टिजेंट प्रपोजिशंस हैं दैट स्पीक ट्रूथ अबाउट द वर्ल्ड और मैटर ऑफ फैक्ट्स, जिसको फिजिकल वर्ल्ड हम बोलते हैं, एम्पिरिकल वर्ल्ड बोलते हैं, नन अदर दैन कॉन्टिजेंट प्रपोजिशन कैन पिक्चर द वर्ल्ड। क्योंकि अगर हम टाटोलॉजिकल प्रपोजिशंस की बात करें दे आर नॉट डीलिंग विद स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं एबल टू पिक्चराइज द मेटाफिजिकल प्रपोजिशंस। And he said that limit of my language are the limits of my world, so it is true। तो इसको इस पिक्चर के थ्रू आप देखिए। फर्स्ट, लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ प्रपोजिशंस, assertions about things which may be true or false। जैसे कुछ भी बोल दिया मैंने, cat sat on the mat। दूसरी तरफ अगर आप देखें, the world is made up of facts, things are a certain way। आप लिंग्विस्टिक मैनर्स में वर्ल्ड को देखेंगे तो इट इज़ कंपोज ऑफ फैक्ट्स, वो थिंग्स ही हैं बट दे आर कंसिडर्ड एज फैक्ट्स। सो सेंटर में क्या है, प्रपोजिशंस आर पिक्चर्स ऑफ फैक्ट्स इन द सेम वे दैट मैप्स आर पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब प्रपोजिशंस रियलिटी को उसी तरह से पिक्चराइज करने की कोशिश करती है जैसे वर्ल्ड का मैप होगा तो वो वर्ल्ड को पिक्चर कर रहा है कि कौन सी कंट्री कहाँ है, कौन सी डायरेक्शन में है, इक्वेटर में कौन सी है, नॉर्थ पोल में कौन सी है, साउथ पोल में कौन सी है। तो सारा क्या है, मैप के थ्रू हम सारा देख सकते हैं ना। उसी तरह से प्रपोजिशंस के थ्रू भी हम जो फैक्ट्स की पिक्चर देखते हैं, उस जैसे मैप्स के थ्रू हम वर्ल्ड की पिक्चर देखते हैं। प्रपोजिशन का मेन फंक्शन क्या है, पिक्चराइज करना। सो जो एनी प्रपोजिशन दैट डज नॉट पिक्चर फैक्ट्स इज मीनिंगलेस। फॉर एग्जाम्पल किलिंग इज बैड, तो ये तो उसको पिक्चराइज कर ही नहीं पा रही है, प्रेजेंट पिक्चराइज कर ही नहीं पा रही है, तो वो क्या है, मीनिंगलेस। बट ऑन द अदर हैंड अगर देखें, माई लैंग्वेज इज देयरफॉर लिमिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड, तो मतलब हम यहाँ पे मेटाफिजिकल वर्ल्ड डिस्कस नहीं कर सकते, हम फिजिकल वर्ल्ड की बात कर सकते हैं सिर्फ। ही सेड दैट द लिमिट ऑफ माई लैंग्वेज आर द लिमिट्स ऑफ माई वर्ल्ड। टाटोलॉजिकल प्रपोजिशंस को टच नहीं कर सकते, हमारी लिमिट कॉन्टिजेंट प्रपोजिशन तक है। और कॉन्टिजेंट प्रपोजिशन जो है उनका रिलेशन वर्ल्ड के साथ होता है, फिजिकल वर्ल्ड के साथ, एम्पिरिकल वर्ल्ड के साथ, दैट वर्ल्ड विच इज़ कंपोज्ड ऑफ एटॉमिक फैक्ट्स। और जहाँ पे एक जो पिक्चर है उसको बोला जाता है स्टेट ऑफ अफेयर्स,
और अगर हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं तो हम बोल सकते हैं उसको कि लैंग्वेज पिक्चर द वर्ल्ड, लैंग्वेज पिक्चर द रियलिटी। ब्रेन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी व्यूज़ हैं, आज हम जब उनको एक्सप्रेस करते हैं, हम किसके थ्रू करते हैं? थ्रू प्रेपोजिशंस के थ्रू ही वर्ल्ड को पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं। ट्रैक्टेटस लॉजिको-फिलॉसफिकस बुक को देखें तो ज़्यादातर जो उसका पोर्शन है वहाँ पे इसी पार्ट को डेडिकेट किया गया है कि किस तरह से हम जो लॉजिकल स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है लैंग्वेज और रियलिटी के बेस उसको समझा जा सके, तो जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बट जो एक पोर्शन है देखा जाए तो अगर ट्रैक्टेटस लॉजिको-फिलॉसफी का, वो इस चीज़ को भी डेडिकेट किया गया है जो हम नहीं कह सकते हैं, जिसको हम प्रेपोजिशन के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, द रेलम ऑफ अनसेएबल, विच इज़ आल्सो मोर इम्पोर्टेंट, जिसको वो हम मेटाफिजिकल एस्पेक्ट बोलते हैं, क्लियर एस्पेक्ट कहते हैं जिसको हम। फिलॉसफी को वो काफ़ी मतलब यूनिक वे में लेते हैं कि फ़िलासफ़ी जो है वो कोई नेचुरल साइंस नहीं है, जैसे ज्योग्राफी है, और जो नेचुरल साइंसेस की तरह एक्सप्लोरेशन नहीं करते हैं। रैदर ही मेंटेन दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ फिलॉसफी इज़ टू द लॉजिकल क्लैरिफिकेशन ऑफ थॉट्स, है कि इसको थ्योरी कंसीडर नहीं किया जाता है फिलॉसफी को, रैदर इट्स एक्टिविटी। हम देखते हैं कि एनालिटिक फिलॉसफी में जो प्राइमरी पर्पस है वो लॉजिकल क्लैरिफिकेशन है लैंग्वेज की, तो वहाँ पे मतलब समझ में नहीं आता कि फिलॉसफी का कोई रोल है भी है कि नहीं। क्या फिलॉसफी नई थ्योरीज डेवलप कर सकती है मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट एंटिटीज़ को लेके? ये देख लेते हैं कि फिलॉसफी का कोई भी रोल नहीं है थ्योरीज डेवलप करने पे। यहाँ पे हम रियलिटी जो है, एब्सोल्यूट रियलिटी, अदर एस्पेक्ट हैं जो मेटाफिजिकल्स, उनका आपस में क्या लिंक है, जहाँ कहते हैं कि फ़िलासफ़ी इन चीज़ों से डील नहीं करती, जो है वो जो रियल लाइफ इश्यूज़ हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे हमारी हेल्प नहीं करती। टू विटगेनस्टाइन्स जो लैंग्वेज एनालिसिस है ये भी रिवील करता है कि जो प्रॉब्लम ऑफ लाइफ हैं दे आर नॉट जेन्युइन प्रॉब्लम्स, उनका सोल्यूशन ढूंढना पॉसिबल भी नहीं है। एंड क्लियरली कहते हैं कि इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम उन चीज़ों को वैल्यूज़ नहीं देंगे जो एम्पिरिकल नहीं हैं या जो मेटाफिजिकल हैं, फिजिकल पॉजिटिविस्ट करते हैं। एंड फिलॉसफी को सिर्फ एक टूल देख रहे हैं क्रिटिसिज्म्स का, तो अगर हम उसको उस तरह से लें तो हम जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं हम उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ट्रैक्टेटस लॉजिको-फिलॉसफिकस में इस तरह से डिफ़ाइन करने के बाद विटगेनस्टाइन कहते हैं कि जो फ़िलॉसफी है वो हमारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती है, ना चाहती है और ना ही कर सकती है। ये समझ आता है कि वो जेन्युइन प्रॉब्लम है ही नहीं जिन्हें सोल्यूशन की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पिक्चर थ्योरी ऑफ रियलिटी, जहाँ पे वो पहले तो क्या करते हैं, लिंग्विस्टिक एनालिसिस करते हैं और फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम लैंग्वेज वर्ल्ड को समझ सकते हैं और किस तरह से हम लैंग्वेज के थ्रू वर्ल्ड को समझते हैं। आते हैं किस तरह से जो फिलॉसफिकल प्रॉब्लम हैं कैसे अराइज होती हैं जब लैंग्वेज का इनएप्रोप्रिएट यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज हमारी हेल्प करती है वर्ल्ड को समझने में, और लिमिट भी बताते हैं कि हमारी लिमिट क्या है, क्या हम समझ सकते हैं और क्या नहीं समझ सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रैक्टेटस द पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग। सो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑफ मीनिंग, जो उन्होंने डिस्कस किया था लेटर विटगेनस्टाइन कहते हैं, जिसे जो उन्होंने डिस्कस किया था फिलॉसफिकल इन्वेस्टिगेशन में। वॉचिंग।